बैन के बाद पीएफआई पर दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पीएफआई पर अब बैन लगा दिया गया है, जहां पर काले के छापे में जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं। पीएफआई को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर गृह मंत्रालय के द्वारा पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन किया गया। पीएफआई पर बैन के बाद सामने आए बड़े सबूत। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी। पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है पीएफआई को। इसके साथ ही पीएफआई के साथ के जो अन्य संगठन हैं उनको भी बैन किया गया। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के ठिकानों से सैकड़ों गिरफ्तारियां की गई। 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन भी बैन किया गया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी बैन किया गया। आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई जारी थी, जहां पर एनआईए के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और अब इस पर कार्रवाई करते हुए 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। सरकार ने एनसीएचआरओ को भी दिए आदेश। नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट भी किया गया बैन। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल भी बैन किया गया। नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट भी बैन किया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से कार्रवाई की जा रही थी, जहां पर एनआईए के द्वारा लगातार छापेमारी जारी थी। कई सबूत भी बरामद किए गए और कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई, जिन पर गिरफ्तारी की गई। और अब आपको बता दें कि इस पर बड़ा कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई को बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएफआई के साथ ही जुड़े जो अन्य संगठन थे उन पर भी कार्रवाई करते हुए उन सभी को बैन कर दिया गया। सीतापुर से खबर, जहां देर रात तक चली एनआईए एसटीएफ की छापेमारी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 6 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी से जिले में हड़कंप है। सीतापुर से खबर, जहां पर एनआईए की द्वारा छापेमारी को लेकर एनआईए एसटीएफ के द्वारा छापेमारी की गई है, जहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है और 6 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी से जिले में हड़कंप। देर रात तक चली एनआईए एसटीएफ की जांच। तो सीतापुर में भी लगातार कार्रवाई जारी है, लगातार छापेमारी की जा रही है और 6 लोगों को अब पुलिस ने जेल भेजा है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी में जिले में हड़कंप मचा हुआ है। देर रात तक चली एनआईए एसटीएफ की छापेमारी।
तो आपको बता दें कि पीएफआई को बैन करने की मांग कई राज्यों के द्वारा की जा रही थी। लंबे समय से इसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही थी और अब 5 साल के लिए कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई को बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएफआई से जो जुड़े अन्य संगठन थे उन पर भी कार्रवाई करते हुए उनको भी बैन किया गया। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए जहां पर एनआईए की कार्रवाई जारी है और एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और अब 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया गया। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से सुमन मीणा, भोपाल से सुनील मालविया, आशीष सोनकर और ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता और साथ ही मुंबई से दिनेश शुक्ला सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जयपुर से सुमन मीणा के पास जाना चाहेंगे। सुमन, लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार पीएफआई को लेकर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और अब ये बड़ा कदम उठाया गया है जहां पर पीएफआई को बैन किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई ऑफ इंडिया, इसको बिल्कुल जयपुर के अंदर बंद कर दिया गया है। सुबह आज इसकी कार्रवाई की गई है और इसमें जो जितने भी संगठन के कार्य मिले हैं उग्रवादी, उनको सबको बंद कर दिया गया है। सुबह इसकी बड़ी कार्रवाई चली है जयपुर के अंदर और इसको देखा जाए तो ये पूरे ही अपने जो संगठन के जो मंत्री जो इन्होंने ये किया है उसके बारे में इन्होंने इसको ये कहा है कि बिल्कुल बैन कर दिया जाए, इसके 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है। मैम जी, तो वहाँ पर जहाँ आपको बताए तो भोपाल क्या नाम है, यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर और कितने लोग की अभी कार्रवाई जारी है, अभी कितने लोग की गिरफ्तारी और की जा रही है? ये अभी इसके अंदर ये जांच में पता नहीं लगा है कि कितने लोगों की जानकारी मिल रही है। इसके अंदर जैसे जैसे जानकारियां मिल रही है उसी तरह उनको वहां से गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, इसके साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, लगातार पीएफआई के द्वारा लेकर कार्रवाई की जा रही थी, लगातार एनआईए और एसटीएफ के द्वारा छापेमारी की जा रही थी और अब ये बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से करते हुए बैन किया गया 5 साल के लिए पीएफआई को। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए देश विरोधी संगठन पीएफआई को लेकर, क्योंकि पीएफआई एक ऐसा संगठन था जो देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था, साथ साथ ही उन हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथियों को कट्टरता की तरफ लेके जा रहा था और साथ के साथ जहां भी देश में अगर प्रदर्शन होते थे मुस्लिम समुदाय के तो उनमें हिस्सा लेता था और उसमें देश के खिलाफ गलत गतिविधियां चलाता। उसको लेकर एनआईए ने, केंद्र सरकार ने और साथ साथ और जो ईडी बड़ी एजेंसी उन्होंने इस पे पूरी तरह से गौर किया और देखा कि भाई ये जो संगठन है देश विरोधी है और देश के खिलाफ अपना अभियान चला रहा है। तो उसको देखते हुए एनआईए, ईडी और भी केंद्र एजेंसियों ने इस पर अपना जो शिकंजा कसा और 5 साल के लिए बैन कर दिया। क्योंकि पीछे गृह मंत्री ने अमित शाह ने और एनएसए डोभाल ने बैठक की थी और पूरी चर्चा की थी कि आखिर संगठन है क्या और क्या लेकर उसको किस तरह बैन किया गया था और क्या कुछ इनपुट जो है एनआईए को मिले थे, उसको लेकर जब जांच की गई है तो पिछले 1 हफ्ते, अब 2006 से लेकर बात की जाए तो और 1 हफ्ते के बीच में बहुत ज्यादा सख्ताई एनआईए ने की और 8 राज्यों में रेड की। इन एजेंसियों इन जो चल रही थी गतिविधियां देश के खिलाफ, एसडीपीआई हो चाहे ये पीएफआई हो या इसके साथ और भी संगठन ऐसे थे जो महिलाओं को शिक्षण दे रहे थे, जब बच्चों को, युवाओं को गलत गतिविधियां सिखा रहे थे देश के खिलाफ, उन पर इस एनआईए ने बहुत सख्ती दिखाई और 5 साल का जो प्रतिबंध भी लगा दिया। साथ के साथ 13 ऐसे जो उनके अपने सदस्य है पीएफआई के, खासकर 13 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया और कल 150 से ज्यादा जो है संदिग्ध पीएफआई के गिरफ्तार किए हैं। जी, आपको बता दें कि इसके साथ ही हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे और जॉइंट कमिश्नर एनके सिंह, पूर्व जॉइंट कमिश्नर एनके सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
तो आपको बता दें कि अमित जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। पीएफआई को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, छापेमारी का सिलसिला जारी था और कई चीजें भी पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा बरामद की गई। तो अब बैन कर दिया गया है पीएफआई को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तैयारियां बहुत पहले से थी और खास तौर पे पिछले 3 महीने के अंदर जो गृह मंत्रालय में एक टीम गठित की गई थी ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत, जिसकी निगरानी खुद एनएसए चीफ अजीत डोभाल लगातार कर रहे थे। और भले ही तमाम तरह की चीजें जो है वो सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकसी की स्थिति रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो है वो अपनी तरफ से लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। और यही बड़ी वजह है कि एक एक करके सबूत जुटाए गए। पहले हमने देखा चाहे जहांगीरपुरी हिंसा हो, उसके बाद वहां पे पीएफआई का कनेक्शन सामने आया, उसके बाद जांच शुरू हुई, ईडी इन्वॉल्व हुई, सीबीआई इन्वॉल्व हुई, उसके बाद कानपुर हिंसा देखी गई, प्रयागराज देखा गया। उससे पहले भी जो तमाम चीजें हो रही थी उन्हें भी लेके पीएफआई पे सरकार की नजर थी। हालांकि पहले ही तमाम संगठन इस बात को कह रहे थे कि अगर पीएफआई से इतना बड़ा खतरा देश को लग रहा है तो बीजेपी की सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती। लेकिन सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं था। न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन्हें लगातार न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट में चुनौती दी जाती है। और यही वजह है कि पहले छोटे छोटे ऑपरेशन चालू हुए, उसके बाद हमने एक बड़ी कार्रवाई पिछली बार देखी जब 106 लोग हिरासत में लिए गए, जिसमें ज्यादातर लोग थे वो पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष लेवल के लोग थे और उन लोगों को हिरासत में लिया गया। और उनकी पूछताछ के बाद कल जो कार्रवाई हुई है जिसमें लगभग 247 लोग हिरासत में लिए गए और उसके बाद सरकार ने मान लिया कि अब सरकार के पास तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सबूत यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद सुबह जो जिस तरह से बाकायदा नोटिस जारी हुआ कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया, न सिर्फ पीएफआई को बल्कि सहयोगी जो 9 संगठन है उन संगठनों को भी यहाँ पे बैन किया गया, चाहे सीआईएफ की भी बात करें या एआईआईसी की बात करें। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, कई सारी चीजें जो है वो अभी भी जांच का विषय है और ऐसा नहीं है कि ये प्रतिबंध लगने के बाद जांच जो है वो बंद हो जाएगी। जांच अभी भी बदस्तूर जारी रहेगी क्योंकि जरूरी है कि जो तमाम संगठन प्रतिबंधित किए गए इनकी तह तक पहुंचना। जी इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, कार्रवाई को लेकर अभी तक कहा जा रहा था कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही पीएफआई पर, सरकार चाहे तो कार्रवाई खुद कर सकती है, तो पर अब कार्रवाई की गई है, अब कार्रवाई करके 5 साल के लिए बैन किया गया, उसके बल्कि उसके साथ ही जो अन्य संगठन थे उनको भी बैन किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो पीएफआई का पूरा जो नेटवर्क है और जो संगठन है उसको कई ऐसे पॉइंट आए, ऐसे बहुत सारे जो विवाद हुए हैं, शहरों में हिंसाएं हुई हैं, उसमें इसका हाथ पाया गया था, पहले से पाया जा रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है कि जो है पीएफआई के अगेंस्ट में इस प्रकार की सरकार को लेनी पड़ रही है। और ये सारी सूचनाएं जो है गृह मंत्रालय के पास में देश भर से मिल रही थी। बहुत सारे हिंसा में, बहुत सारी जगहों पे खून खराबे में, मैं कहूँ साफ सी बात है, बहुत सारे हमलों में पीएफआई का हाथ पाया गया और इनके लोग उसमें सक्रिय मिले। तो ये असल में सरकार बहुत समय से वॉच कर रही थी। असल में इनकी जो अभी बिहार में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया कि पीएफआई एक बहुत बड़े नेटवर्क पे हिंदुस्तान में जो गजवाए हिंद की बात कही जा रही है उसकी कल्पना और उसका जो कंसेप्ट है वो मुस्लिम युवकों के दिमाग में भर रही थी, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी और वो देश के खिलाफ एक प्रकार की साजिश है। तो ये पीएफआई का जो ओवरऑल नेटवर्क है वो ये बताता है कि संकीर्ण सोच के साथ अगर आप किसी सोशल वेलफेयर का काम करना चल देते हैं और उसमें आपका जो है मजहबी दिमाग होता है, तो ये इस प्रकार से आप किसी देश के लिए कैसे काम करते हैं। आप मजहब के लिए काम कर रहे हैं तो मजहबी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देश के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, आपको देश के लिए काम करना पड़ेगा और इस देश के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। लेकिन वो सारी जो गतिविधियां हैं, जब एक संगठन आता है सामने और वो अपने मंसूबों को सामने रखता है, तो सरकार का जांच परख करना उसके बारे में देखिए
बहुत सारे हमले इसके पहले हुए जो कि 1980 के 90 और 80 के दशक में हुए हैं, या आप कह सकते हो कि 2008, 9, 10 में, उस बीच में सिमी के नाम लगातार आता रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हमले हैं, बनारस के कोर्ट के हमले, अयोध्या की घटना के बाद से लगातार जो सोच एक विकसित की गई मुस्लिम समाज में, वो ये मानी गई कि साहब जो है आपने हमारी मस्जिद को जो है उसको एक राम मंदिर के रूप में डेवलप करने के लिए, या वो ये भी मान के चलते साहब की कोर्ट भी इन्फ्लुएंस हुई थी। लेकिन ऐसा जब आपको हमारे इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास ना हो, इस देश की प्रशासनिक संगठनिक जो हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था है, या जो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, अगर आप उन सब चीजों से अपने आप को इतर मानते हैं और आप उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये एक सवालिया निशान है किसी संगठन के ऊपर। और अगर सरकार इस प्रकार कार्रवाई नहीं करेगी तो इस प्रकार के संगठन देश में न सिर्फ बहुत सारी चीजें क्रिएट करेंगे जो कि हमारे देश के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि पीएफआई जो है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के लिए काम करते हैं, और जो सोच थी वो देश के लिए नहीं है, देश के इतर है। अगर आप ये सोचते हैं साहब कि धर्म को आगे अगर आगे चलेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म की बात हो, तो फिर देश कैसे चलेगा? और देश जो है वो लॉ एंड एक हमारा एक विधि सम्मत तौर तरीका है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर कार्रवाई भी करेंगे, और उसके लिए हमारे पास एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारे पास एक सिस्टम है। और अगर पीएफआई या पीएफआई जैसे और भी बहुत सारे संगठन आते सामने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये जरूरी है और समय की मांग है। जी, हमारे साथ मुंबई से सहयोगी दिनेश शुक्ला जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, मुंबई में भी कार्रवाई हुई है, मुंबई में भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और मुंबई जैसी जानी मानी जगह जहां पर इतने बड़े बड़े हस्ती रहते हैं, और वहां पर इस पीएफआई का नाम बहुत सी चीज़ों में सामने आया, इसको लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इसको 5 साल के लिए बैन किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, आवाज आई? जी दिनेश जी आपकी हैं। जी जी जी, बोलिए। देखिए, पीएफआई संगठन एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक संगठन, भारत में उभरता हुआ संगठन है। इसी को लेकर के सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया 5 साल के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में इससे जुड़े जितने भी संगठन हैं ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हैं। और जहां तक बात कही जा रही महाराष्ट्र में जिस तरह से एनआईए और क्राइम ब्रांच ने छापामारी किया, कल भी छापामारी किया था, थाने जिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें 2 लोगों को कोर्ट ने अंडरटेकिंग पर बांड पर छोड़ दिया है जी। तो कहने का मतलब कि अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में पीएफआई संगठन एक खतरनाक संगठन के रूप में देखा जाएगा। जी, इसके साथ ही हमारे साथ एनके सिंह जी जुड़ रहे हैं, पूर्व जॉइंट कमिश्नर है। सर, कई लोगों की पीएफआई को लेकर अब कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये पीएफआई पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। विपक्ष के द्वारा कई बार कहा गया कार्रवाई के लिए, पर अब ये 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, तो इसको लेकर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपकी जी 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 आ रही है, बोलिए। आ रही जी। मैं कहना चाहूंगा कि कार्रवाई बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है जी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये संगठन 2006 में बना, 2006 से गतिविधि पर निगाह क्यों नहीं बनी? दूसरी चीज, जितने हमारे संगठन है, अगर उनको 16 साल लगते हैं कि कार्रवाई करने में, कि संगठन के बारे में जानने में कि वो क्या कार्रवाई कर रहा है, तो ये और भी खराब है, संगठन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कार्रवाई हो रही इसका मूल कारण जानना चाहिए कि कार्रवाई क्यों हो रही, जो भी संगठन बनते हैं क्यों बनते हैं, और ये हमेशा किसी न किसी रिएक्शन के तहत बनते हैं। तो हमें
मूल कारण पर, और ये कहना बहुत अच्छी बात है अच्छी, और ये कार्रवाई का समय भी ध्यान रखने की बात है। इस संगठन का प्रारंभ कर्नाटक से हुआ था, तो कर्नाटक में इलेक्शन है, मैं समझता हूँ इसको शायद इलेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है। ये कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए। 2006 से 16 साल हो चुके हैं, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात है, हमारे 8 साल से वर्तमान सरकार भी है, उसने 8 साल में नहीं तय कर पाए कि कौन सा संगठन गलत काम कर रहा है। और हमारी एजेंसी को इस तरह की पूरी निगाह रखनी चाहिए। किसी भी संस्था को ये करने का अधिकार नहीं है कि हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़े। कोई भी, हमारा राष्ट्र सेकुलर, किसी भी धर्म को ये अधिकार नहीं है कोई धार्मिक कार्य करे। इसी तरह पीएफआई पर बैन पहले होना चाहिए और उनके कार्यकर्ता, इन पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। देर से ही दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इन पर सख्ती से कार्रवाई हो। लेकिन हमारी संस्थाओं को ये भी निर्देश दिए जाए कि वो सभी संस्थाओं को, चाहे सिख हो, ईसाई हो, या खालिस्तान की बात क्यों उठती, या हिंदू धर्म की बात क्यों उठती, धर्म के नाम पर किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और धर्म को छोड़कर हमें राष्ट्र की बात करनी चाहिए, जो कि हमारा कोई व्यक्ति शायद सब सीखते रहना चाहते हुए। और अभी मैं ये कहूंगा कि कानपुर तक संस्थाएं क्या कर रही, क्यों नहीं 4 में जिस समय उस समय कार्रवाई की गई उसी समय क्यों नहीं निकल के आया कि ये पीएफआई से जुड़े हुए हैं, पीएफआई जो कार्य कर रही है वो देश हित में नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्थाओं का फेल्योर है। और हमारे अजीत डोभाल साहब बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, आईपीएस से और सुरक्षा सलाहकार बन गए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा उनको भी अनबायस्ड होकर समय पर कार्रवाई करनी चाहिए, और कोई भी संस्था उसी समय कार्य कर सकती। पीएफआई पर किया गया जो कार्य है, जो प्रतिबंधित किया गया, 9 संगठन और भी प्रतिबंधित किए गए हैं, उन संगठनों पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए और उनके एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उसके विरुद्ध नियम संगत जो भी कार्रवाई संभव हो वो की जानी चाहिए। संबंध में मैं और भी बात करता हूँ, समय कम होगा, मैं सिंपल एक बात कहूंगा, हमारी व्यवस्था को व्यवस्था के रूप में अगर चलाया जाएगा तो इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। और मैं ये भी बता दूं कि अभी आज ही वहाँ जम्मू कश्मीर में एक जगह कार्रवाई मुठभेड़ चल रही है, रोज ये घटनाएं होती है। क्यों नहीं हमारे संगठन, हम अपनी जनता को विश्वास में लेकर कार्रवाई करते हैं कि जनता खुद ही उन लोगों को पहचाने। अगर हम केवल पुलिसिया कार्रवाई और खुफिया कार्रवाई पर काम करेंगे तो शायद समाज में परिवर्तन नहीं संभव और इस संघर्ष की प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगी। जनता का अगर उसमें सहयोग रहेगा तो उस हालत में जनता घुसने ही नहीं देगी। कैसे कोई इस्लामी या कोई भी हो, कोई भी संगठन इस तरह की कार्रवाई, गैर राजनीतिक कार्रवाई के नाम पर राजनीतिक कार्रवाई और देशद्रोह की कार्रवाई कैसे कर सकते। लेकिन इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जनता को भी भरोसा नहीं है। हमें अपने सामाजिक जो ताना बाना है इसको मजबूत करते हुए समाज को विश्वास दिलाना होगा कि हम देश हित में कार्य करते हैं। कहीं न कहीं हमारी सरकारों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी और हमारी जो इस कार्य के लिए जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये बहुत आसान मुद्दा नहीं है। पीएफआई पे 5 साल का बैन लगा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे और संगठनों पर भी लगे और ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन हमें इसका गहन अध्ययन करके तय करना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। हम समाचारों की सुर्खियां सुनते रहेंगे, बनाते रहेंगे, लेकिन हमारा संगठन, हमारे यहाँ इस तरह कार्रवाई, लड़ाई भिड़ाई, दंगे सब होते रहेंगे, जिससे केवल सत्ता में चिपके रहने वाले लोगों को फायदा होगा और हमारा समाज का हित ही होता है। जी सर, जो लोग एनके सिंह जी, मेरा सवाल है कि सरकारें एक दूसरे पे आरोप लगाती रही है। बीजेपी ने कहा है कि किस तरह से पिछली सरकारें जो थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि कार्रवाई में वाकई देर हुई है। अगर इस गवर्नमेंट की बात करें तो 2014 में जनरेट हुई थी और इतना वक्त लग गया जब सीरिया जैसी जगह में पीएफआई के लड़ाके आईएसआईएस के साथ वहां युद्ध में उतर जाते हैं और सरकार को अब इस मामले में संज्ञान आता है, अब सरकार के पास रिपोर्ट आती है, तो काफी कुछ लगता है कि आपको मामले में देर हुई है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी इस चीज की जरूरत है कि जड़े सरकार इस तमाम जो प्रतिबंध है इनकी तह तक पहुंचे, क्योंकि सिमी के प्रतिबंध के बाद जिस तरह से ये नए संगठन उभरे हैं, ऐसे में क्या उचित नहीं होगा कि अगर जड़ों तक नहीं जाएंगे तो फिर दोबारा इस तरह कई संगठन सामने आ जाएंगे। मैं तो इससे भी आगे की बात कर रहा हूँ। हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे जो एनआईए, सीआईए जितने लगे हुए हैं, क्या करते हैं?
मतलब संगठन उभर कैसे जाते। हमने सामाजिक ताने वाले को इतना खराब कर दिया है कि संगठन उभरने को मजबूर है। और हर समाज में जितने तरह के लोग होते हैं उतनी तरह की सोच होती है। ऐसे लोग हम चिन्हित अगर निप इन द बड करें, अगर जैसे ही वो उभरना शुरू करते हैं उनको अगर हम चेक कर लें तो वो ये समस्या उठेगी ही नहीं। और जहां तक आप धार्मिक उसकी बात कर रहे हैं, सीरिया में लड़ाई हो रही, उन सब जगह की जो आप राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वहां की व्यवस्था और हिंदुस्तान की व्यवस्था इतना ज्यादा अंतर है कि उनसे हम तुलना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ऐसा देश है जिस देश में बहुमुखी चरित्र वाले लोग रहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के लोग रहते हैं, सतरंगी यहाँ की प्रवृत्ति है, यहाँ हर धर्म, हर कल्चर, हर भाषा के लोग रहते हैं। हमारे देश को आप सीरिया से, जॉर्डन से या इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे देश की व्यवस्था अलग तरह बनानी होगी। एनके सिंह, मेरा सवाल ये था कि जब पीएफआई के लड़ाके जिस समय सीरिया जा रहे थे और आईएसआईएस के फेवर में युद्ध कर रहे थे, क्या जरूरी नहीं था सरकार को तभी इन चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए था और उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी? मैं तो इससे आगे कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं लिए? 8 साल से वर्तमान सरकार कार्यरत है। मैं मान लेता हूँ कांग्रेस सरकार बहुत खराब थी, कोई काम नहीं, लेकिन 8 वर्ष अगर सरकार को लगे हैं इस काम को करने के लिए, मैं समझता हूँ लाना तो इस सरकार क्या किसी भी सरकार की एजेंसियां, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, एनआईए और इतने बड़े बड़े अफसर जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके बैठते हैं, वो क्या काम करते, चाहे किसी क्षेत्र में उठा के देख। मैं इस बिंदु पर अत्यंत बात करने को तैयार। हमारी सरकारें बिल्कुल पूरी तरह कार्य करने में अक्षम हो गई हैं और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो और ज्यादा अक्षम हो गई। वो अपने संविधान के प्रति वफादार है। जी जी, तो ये कह रहे हैं आप, बताइए। जी, हम आप सभी को एक मिनट थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। तो आपको बता दें कि रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और इसके बाद हम इसी खबर पर बने रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आपको बता दें कि पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 सालों के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई को बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही उससे जुड़े जो अन्य संगठन हैं उनको भी बैन किया गया। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता आशीष सोनकर भी जुड़े हुए हैं। आशीष, अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर लंबे समय से छापेमारी की जा रही थी और कई सबूत भी बरामद किए गए और कई लोग की गिरफ्तारी भी की गई है और अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर कदम उठाते हुए पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को 5 सालों के लिए बैन किया गया। इसको लेकर क्या जानकारी है? मैम, जैसा कि आप देख सकती है, टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का कल से ही छापेमारी जारी है और लखनऊ में एसटीएफ और एटीएस के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी जारी है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 108/150 आईपीसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हर जगह छापेमारी जारी है। इसको 5 साल के लिए बैन करने का बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने, इस वजह से कि आगे जाके बहुत सारी टेरर अटैक रुक सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा ही तेजी से सारी चीजें होने की संभावना थी कि कुछ भी हो सकता था और क्योंकि ये 2024 इलेक्शन का भी दौर आ रहा है, इस वजह से बहुत ही तेजी से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे शिकंजा कसा जा रहा है। जी, इसके साथ ही हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सुनील मालविया भी जुड़े हुए हैं। सुनील, पीएफआई को पर 5 साल का बैन लगाया गया है, इससे जुड़े संगठनों पर बैन लगाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने इस पीएफआई पर रोक लगा दी, क्योंकि ये निर्णय आज से पहले भी लेना था, क्योंकि जब ये जो संगठन ऐसे कई सालों से संगठन चल रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं ये सारी चीजें होती तब ये क्यों होता है। तो एक जो सरकार ने जो पीएफआई पर 5 साल के लिए जो बैन लगाई, एक बहुत अहम निर्णय है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो घुसपैठिया है, जो गैर कानूनी आतंकवादी इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों की जड़ तक पहुंचना चाहिए। भोपाल में भी मैं आपको बता दूं, एसडीआईएफ का ऑफिस प्रदेश कार्यालय मिला, प्रदेश कार्यालय के ऊपर एसडीपीआई का, उस पर लिखा भूख से रोटी कब से आजादी, ऐसा नारा लिखा हुआ बोर्ड लगा था और उसके प्रदेश अध्यक्ष को एटीएस और एनआई की संयुक्त कार्रवाई ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये जो कार्यालय है ये अभी सरकार के नजर में, अभी अधिकारियों के नजर में आया, तो पहले भी एक थाने से चंद कदमों की दूरी पर ये कार्यालय खुला हुआ था भोपाल के साजिदाबाद इलाके में। जी तो इसके साथ ही हम एनके सिंह सर के पास जाना चाहेंगे। सर, अब लोगों को मतलब इस पर जो है बैन लगा दिया गया है, बैन का ऐलान कर दिया गया, तो इसके बाद जो आगे प्रोसीडिंग होगी, कार्रवाई होगी, वो क्या होगी? इस पे कार्रवाई तो सख्त से सख्त होनी चाहिए। एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी कार्रवाई की जाएगी, देशद्रोह का भी मुकदमा चलेगा और इससे भी सख्त होना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कोई भी नहीं। तो देश को बचाने के लिए हमें जो भी करना है वो जायज ही है, उसे करना चाहिए। बस सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ देश के साथ साथ व्यक्तिगत हितों पर भी ध्यान रखा जाता है, धार्मिक हितों का ध्यान रखा जाता है, राजनीतिक हितों का ध्यान रखा जाता है। अगर हम इन सब जो परिप्रेक्ष्य है इससे ध्यान हटा के केवल देश हित में ध्यान लगाएं, व्यक्तिगत हित जरूरी है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भी जरूरी है, लेकिन हमें ये तय करना कौन सी चीज प्रायोरिटी है। तो देश हित सबसे ऊपर है, उसके लिए हमें नाटक कम करना चाहिए, हमें दिलों में देश हित पैदा करना चाहिए। समस्या यहाँ यहीं पर है हिंदुस्तान की, क्या हम नाटक बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, अगर किसी को आप अस्पताल में जाते हैं भोजन वितरण के लिए या कोई फल वितरण के लिए, एक केला लेके जाते हैं और 6 लोग उसमें हाथ लगा के फोटो खिंचवाते हैं। तो ये सब नाटकबाजी बंद करके हमें वास्तविक रूप पर कार्य करना चाहिए और जो संगठन है उनके बारे में हमें सही जानकारी हमारी खुफिया एजेंसियों को प्राप्त करनी चाहिए। हमारी खुफिया एजेंसियां, इनमें लोगों का भी जो रिक्रूटमेंट है वो भी तरीका गलत। इसके बहुत सारे आयाम है, मैं एक आयाम पर बात कर सकता हूँ, लेकिन इस समय चूंकि समय कम है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी जो इकाइयां हैं, जो हमारे संगठन है, उनको अच्छी तरह एक्टिवेट करें और हमारे जो और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग वो एक्टिवेट हो जाए, संविधान के अंतर्गत काम करें, जो उन्होंने शपथ ली हुई होती है
उसके तहत काम करें, किसी व्यक्तिगत हित में या किसी राजनीतिक हित में काम ना करें। यही मेरा जी। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे भी हैं, उनसे भी सवाल लेना चाहेंगे। तो विजय जी, लगातार कार्रवाई की गई और अब जो है गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, 5 साल के लिए बैन किया गया है, तो पीएफआई का नाम जो अभी तक इतने सारे गलत कामों में संगठनों के साथ आता था, तो क्या अब उसमें रुकावट दर्ज की जाएगी? विजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? विजय जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी ठीक है जी। देखिए, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे तो बैन करने के साथ में जो भी उसके मेंबर्स हैं, जब आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं और जब उनके ऊपर आप मुकदमे पंजीकृत करेंगे तो वो एक लंबे समय तक के लिए निश्चित तौर पे जब वो मुकदमे चलेंगे, ये इस प्रकार के लोग जो कि पीएफआई के चीजों को आगे बढ़ा रहे थे वो रुकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और सरकार ने अगर ये कार्रवाई की है तो पीएफआई की जो गतिविधियां हैं, जो एक्चुअली देश विरोधी गतिविधियां जो हैं, वो रुकेंगी और वो बहुत आवश्यक थी। उसका कारण ये है कि देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो देश का हिस्सा है, जो हम हिंदुस्तान में रहता है, वो भारतीय मुस्लिम है। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में जाकर के ऐसी मैसेजिंग करता है जो कि देश के खिलाफ है, देश विरोधी है, तो वो मोबिलाइज करता है लोगों को, और मोबिलाइज करके जो बातें आ रही है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो तो ये बताया जा रहा है कि भाई वो ऐसे युवकों को देश के बाहर भेज रहे थे एक लंबे समय से और उनको ISIS के साथ जोड़ रहे थे, वहां ट्रेनिंग करा रहे थे, और जो ISI के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनके लिए वहां खड़े हो रहे थे। अपना लड़ाका तैयार करिए और विदेशों में उनको भेजिए, उनको ट्रेनिंग कराइए, और वो हिंदुस्तान के लोगों को आप विदेशों में इस्लामिक कंट्रीज में जाकर के वो लड़े आपके इस्लामिक मूवमेंट्स के लिए, या आप कह सकते हो कि मजहबी उन्माद के लिए। और ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करने में ISIS ने ऐसे लोगों का भी सहारा लिया है जो कि उनके बुद्धिजीवी माने जा रहे हैं। और ऐसी गतिविधियां जो हैं ये लंबे समय से नोटिस की जा रही थी, लेकिन सरकार ने निश्चित तौर पे इनको बैन किया है। काफी समय लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी प्रक्रिया NIA और ED ने इस बीच में चलाई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ ऐसी लिंक मिले हैं हमें जो ये बताते हैं कि पीएफआई बहुत गंभीर तौर पर देश के खिलाफ हमारे काम कर रही थी और उससे हमारे देश को खतरा था। हमारा सामाजिक ताना बाना उसके लिए टूट सकता था और हम हमारे और जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं उनकी जगह अब टेररिस्ट एक्टिविटीज की ओर बढ़ रहे थे। इनकी फंडिंग हो रही थी बाहर से। ये जरूर माना जा रहा है कि इन लोगों को 2-1 महीने पहले इस बात की अंदेशा हो गया था कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी और बहुत सारा जो इनके यहाँ से कैश मिल सकता है जो कि ये फंड के रूप में कलेक्ट कर रहे थे वो सरकार को नहीं मिला है या ईडी को नहीं मिला है, या जो छापेमारी हुई है उसमें बहुत सारे जो कैश मिल सकता था जो कि इन्होंने दान के रूप में और विदेशों से ये पैसा लेते थे, वो पैसा इन लोगों ने इधर उधर, अभी तो पहला तो ये था कि इनका अकाउंट में पैसे नहीं रखते थे, इंडिविजुअल्स के नाम पे रखते थे और वो इंडिविजुअल्स के पास में इन्होंने अपने जो बेसिक, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है और ये फंडिंग जो है आपको फंडिंग पे ही फोकस करना होता है। सरकार को वो कैश करना होता है कि ये रिसोर्स क्या है इनके, और उन रिसोर्सेज को निश्चित तौर पे सील करना होगा जहां से कुछ आ रहा था। लेकिन इसके लिए काफी काम करना होगा और सरकार की जो एजेंसियां हैं काफी कड़ी मेहनत करके सारी चीजों को इनको इस लायक इस संगठन को नहीं छोड़ना होगा जिससे ये आगे फिर खड़ा हो सके और किसी दूसरे नाम से। यहाँ तो समस्या एक नहीं है ना, आज आपने PIF को बैन किया, PFI को बैन किया, उधर पहले सीमू को बैन किया था, अभी कोई दूसरे नाम से सामने आ जाएंगे जो आपको फिर खोजने में पता चलेगा कि कुछ समय लग जाएगा। ये असल में जो टैक्टिक्स जो इनकी है, इस टैक्टिक्स को समझना होगा और इनको रिसर्च एक इनके ऊपर रेगुलर काम करना पड़ेगा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए। जी, इसके साथ ही हमारे साथ अमित दुबे रेसिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये कार्रवाई जो की गई है और इसमें कई संगठनों के नाम भी सामने आ रहे थे जिन पर भी कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ये विपक्ष जिस तरीके से हर बार कहता था कि मतलब कार्रवाई होनी चाहिए पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और अब ये कार्रवाई होने के बाद ये बहुत ही बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, तो कहीं ना कहीं इसके बाद विपक्ष का भी मुंह बंद हो सकता है।
देखिए, जब इस मामले को लेके खासतौर पे केंद्रीय मंत्रियों से बात होती है, एमएचए के अधिकारियों से बात होती है, तो उनका कहना था कि सरकार जो है वो इसे लेके तैयारी कर रही थी और अब तमाम तरह के सबूत जो है वो उनके हाथ में आ गए हैं कि किस तरह से पीएफआई संगठन में कई लोगों को नौकरियां भी दी गई थी जिन्हें 40,000 रुपए महीने सैलरी मिलती थी। इसके अलावा तमाम लोग काम करते थे, किस तरह से हवाला के जरिए विदेशों से पैसे आते थे, देश में कैसे तमाम लोग जो है वो इसे फंडिंग कर रहे थे, जिससे संगठन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। और कर्नाटक, केरल और कुछ अन्य राज्यों से निकले हुए छोटे संगठन मिलकर किस तरह से एक पीएफआई के संगठन के रूप में बनते हैं और पूरे देश में तमाम जगह अपनी जड़ें फैला लेते हैं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि किस तरह से सरकार जो है वो इसे लेके तैयारी कर रही थी और अब जब सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, गृह मंत्रालय ने चारों तरफ से घेरने की तैयारी पूरी कर ली और उसके बाद ये 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी बड़ी चीज, हालांकि तमाम लोग इसे लेके सवाल भी उठा रहे हैं, जैसा कि अभी एनके सिंह कह रहे थे, कार्रवाई में बहुत ज्यादा देरी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती क्योंकि लगातार पीएफआई की एक्टिविटीज जो है वो मिल रही थी, चाहे वो देश में तमाम जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई है, यहाँ तक कि सीए और एनआरसी लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे भी पीएफआई की फंडिंग बताई जा रही थी और इस बात को बीजेपी के प्रवक्ता और सरकार के कई नुमाइंदे कह रहे थे। लेकिन जो चीजें सरकार पब्लिकली लोगों के सामने रख रही थी, तो ऐसी सरकार की क्या मजबूरी थी कि एक्शन जो है वो इतनी देर में यहाँ पे हो रहा है। लेकिन एक चीज जरूर हम अपने यहाँ पे अपने गेस्ट एनके सिंह से समझना चाहेंगे। सर, एक बड़ी चीज है खासतौर पे यहाँ पे जो निकल के आती है कि हवाला के जरिए पैसे आ रहे थे, सरकार लगातार कह रही है कि रॉ आईबी किस तरह से काम कर रहे हैं, अब जो है विदेशों में हमने स्विस बैंक में अकाउंट बंद कर दिए हैं, मतलब कई तरह की दलीलें दे रही है। लेकिन उसके बावजूद विदेशों से फंडिंग आ रही थी, सरकार रोक नहीं पा रही थी। और दूसरी बड़ी चीज कि जो देश के लोग पीएफआई को लेकर फंडिंग कर रहे हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? क्या सरकार इसे रोक पाने में सक्षम है? हालांकि तमाम एजेंसियां जरूर इसके हाथ में है। जी हेलो, हमसे पूछ रहे हैं? ऐसा है, हम ये दोनों काम हो सकते बशर्ते हमारे अधिकारीगण बेईमानी और व्यक्तिगत हित छोड़। मैं बता सकता हूं कि इस सब काम में कोई ये काम आसानी से नहीं होती, इसका पूरा प्रक्रिया होती। उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं उसी एजेंसी के लोग जुड़े होते हैं, तभी इस तरह की कार्रवाई संभव है। जैसे वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थानों में किसी भी हेराफेरी को करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप एक लाख रुपए प्राप्त करने के लिए दुनिया भर का वेरिफिकेशन होता है, लेकिन बड़े बड़े फंडिंग आरटीजीएस से हो जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती। और स्पेशली मैं कहूंगा कि हमने जो प्राइवेट बैंकिंग शुरू कर दी है, उससे समस्या भविष्य में और आने वाली है, ये मेरा परसेप्शन है। तो हमेशा जो वित्तीय स्रोत है और वित्तीय संसाधन है वो सरकार को अपने पास रखने चाहिए। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, बैंक भी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। आप अगर चेक भी कर लें तो जितने इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं प्राइवेट बैंक के माध्यम से, सरकारी बैंकों के माध्यम से बहुत कम होते हैं। अंदरूनी कुछ हो सकता है, लेकिन बाहर से इस तरह की फंडिंग वाला होना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जो हमारे, एक तो आपने वित्तीय बात करी, और इंटरनल जो मूवमेंट होता है, इंटरनल मूवमेंट के लिए भी आरबीआई की गाइडलाइंस होते हैं और उन गाइडलाइंस को रेगुलर वॉच करना होता है। बैंक में ये व्यवस्था होती है कि हम एवरी डे, हम यहाँ की बात ना करें, अगर हम दूसरे देश की बात करें तो वहाँ एनालिटिक्स मैनेजर होते हैं जो हर दिन के ट्रांजैक्शन को तय करते हैं कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। हमारा व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा सकती कि हम हर दिन के ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें कि ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट था या टेररिस्ट फंडिंग थी, किस तरह की फंडिंग। तो इस तरह की व्यवस्था लागू करें तो ये संभव है, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, हमारे व्यक्तिगत हित और जो करप्शन, दो चीजें आड़े आती हैं, जिसकी वजह से ये चीजें रुक नहीं पाती। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल है, केरल जैसी जगह में देखा जब पीएफआई पे कार्रवाई हुई है तो किस तरह से एक जन समर्थन जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो उनके पीछे खड़ा था, किस तरह की हिंसा हुई कि मानो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, वाकई कोई वेलफेयर एसोसिएशन हो, इस तरह की वहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, किसी से छिपा नहीं है, केरल की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, कई ऐसे राज्य हैं, तो यहाँ पे सरकार के लिए टैकल करना काफी मुश्किल होगा।
देखिए, इस बारे में मैं ये कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं जनता में असंतोष है और वो लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्थिति से हो, चाहे वो आर्थिक, मोस्टली आर्थिक दृष्टिकोण से जब संतुष्ट नहीं होते हैं तब इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। इस संबंध में हमें टेररिज्म के ऊपर अध्ययन करने की जरूरत है और जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, ये भी बहुत बड़े कारण जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्राइम बढ़ रहा है। इस बारे में मैं कहूंगा मधुकर गुप्ता साहब एक IAS हुआ करते हैं जो होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने टेररिज्म, स्पेशली कश्मीर टेररिज्म के ऊपर बहुत गहन चीजें बताई थी। अगर हम उनकी बातों पर ध्यान दें, और मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ जो कि शायद इतनी जल्दी नहीं हो सकते, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो टेररिज्म ऐसी चीज अंदर से ही पैदा होती है, बाहर की परिस्थितियां उसको मजबूर करती हैं कि आप ऐसा करो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि अखबारों में भी जो आता है ज्यादा से ज्यादा क्राइम रिपोर्टिंग होती है। जब क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है तो किस तरह क्राइम एनालिसिस करके हमारे पास एनालिस्ट होने चाहिए और हम इसको रेगुलर बेसिस पर वॉच करें, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम चाहे रेगुलर ऐसा कोई काम ना करें जिसमें हमें लोगों को सब्सिडी देनी पड़े, वो कम महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करें, बाहरी फंडिंग या टेररिज्म को बंद करें। लेकिन इसको बंद करने की हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि एक्स के साथ हम फेवर करेंगे, वाई के साथ फेवर नहीं करेंगे। अगर हम बिल्कुल एक समान होकर कार्य करेंगे तो ऐसा। जी जी अमित जी, हम आपको थोड़ी देर रोकना चाहेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी सवाल लेना चाहेंगे। विनोद जी, कार्रवाई जो की गई है, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं एक विपक्ष और क्योंकि एक तरीके से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे इस कार्रवाई को लेकर, तो कुछ लोग इसके पक्ष में थे। तो क्या जो विरोध कर रहे थे, क्या उनके द्वारा आगे भी हंगामे के आसार, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है इसको लेकर? विपक्ष में बहुत कम लोग हैं जो खुल के सामने आए हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद है शकीपुर रहमान, उन्होंने कहा कि आखिर इस संगठन पर कार्रवाई क्यों, इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कितने से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आखिर यह संगठन के लोग की आवाज उठा रही है, इस पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। वहीं पक्ष की बात करें तो सामने आ रहा, बहुत स्वागत किया सरकार की कार्रवाई का कि आखिर सरकार ने देश से सही टाइम लगता है पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि देश के खिलाफ चलेगा वो देश उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं विपक्ष भी खुल के सामने आएगा और आने वाला समय में धीरे-धीरे समाजवादी पार्टी के सांसद कौन है, और उन्होंने स्वागत भी किया जो केरल में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, उसको लेकर भी वक्तव्य क्या है। कहीं ना कहीं विपक्ष खुल के आएगा और खुलकर इसका विरोध भी करेगा, क्योंकि विपक्ष के समय से यही संगठन जो है काफी समय से चल रहे हैं, कांग्रेस के राज्य से चल रहे हैं। यही कारण है कि शायद विपक्ष अभी शायद राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ध्यान है, दूसरा ध्यान नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस PFI के समर्थन में खुल के आएगा और आने वाले समय में हंगामे होने के आसार जरूरी है। जी, इसके साथ ही हमारे साथ लखनऊ से आशीष सोनकर हैं। आशीष, लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब जो है जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई, तो क्या अब जो आगे जो इस तरह की कार्रवाई, मतलब इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती जो PFI से जुड़ी हुई होती थी, तो क्या अब उनमें रुकावट दर्ज की जाएगी? आशीष, आप लोग माइक अनम्यूट कीजिए। जैसा कि आप देख सकती हैं कि इस पे बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चालू है और जो इनके आकाए बाहर बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो इससे बहुत देर तक से बहुत ज्यादा ही राहत मिलेगी और जो टेररिस्ट अटैक और जो चीजें होती थी वो रुक सकती है इसकी वजह से। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। जी, इसके साथ ही हमारे साथ मुंबई से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो इस पर जो कार्रवाई मतलब अभी जो हुई है और अब कार्रवाई के बाद इतनी बड़ी होने के बाद, तो क्या आगे भी जो गिरफ्तारियां हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा? दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, जहां तक
जहां तक बात कही जा रही गिरफ्तारियां की, ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी, प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिबंध लगने के बाद उन संगठनों के ऊपर नजर बनाए रखना ये सरकार की पूर्ण रूप की जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में इस तरह से कोई अन्य संगठन ना बना करके फिर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए संगठनों का निर्माण करें। ये बहुत जरूरी है। और रह गई बात एक कि जो बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या गिरफ्तारियां होगी, छापेमारी होगी, तो छापेमारी से पहले सरकार को इतना प्रोपेगेंडा हो जा रहा है कि लोग गिरफ्तारी से पहले अपने आप को सुरक्षित कर ले रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गुप्त तरीके से इस तरह के संगठनों के ऊपर कार्रवाई की जाए जी। ताकि इसके साथ ही हमारे साथ सुनील मालविया भी जुड़ रहे हैं, भोपाल से सुनील मालविया जुड़े हैं हमारे साथ। सुनील, ये जो कार्रवाई की गई है तो और अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई हैं और इसको लेकर कई सबूत भी बरामद किए गए हैं सरकार उसके द्वारा, तो उस पर अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल लगातार बात किया है तो जो डॉक्यूमेंट जब्त हुए हैं, जो कागज दस्तावेज मिले हुए हैं, तो इस पर लगातार कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले जहां पर अभी भी एएनआई और एटीएस की जो कार्रवाई ये जो सर्चिंग है लगातार जारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बात किया तो मालवा क्षेत्र को इन लोगों ने टारगेट कर रखा था। उसी मालवा क्षेत्र में सभी लोगों की सर्चिंग अभी भी जारी है और सभी लोगों पर एक्शन भी होगा और अभी कुछ गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक जो सरकार का ये जो बैन करने का जो फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है कि पीएफआई जो संगठन है इसको बैन कर दिया जाए, एक महत्वपूर्ण सम्मान योग्य फैसला है। जी, इसके साथ ही जयपुर से हमारी संवाददाता सुमन मीणा जुड़ी हुई हैं। सुमन, ये जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वहाँ जयपुर में? जी सुमन, आपको हमारी आवाज आ रही है? सुमन, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम। जी सुमन, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। जी सुमन, ये जो कार्रवाई की गई है, जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर जयपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जयपुर में इस समय कार्रवाई को लेकर पूरे प्रशासन में यही दिखाया जा रहा है कि पूरा जो जहाँ भी जो छानबीन की जा रही है एनआई की, उसमें संगठन का जो दिखा रहे हैं कि संगठन की कमी की वजह से हुआ है कि संगठन ने जो कट्टरवादी जो उग्रवादी जो समाज दिखा रहा है उसको लेकर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि एक बात मैं कहना चाहूंगी कि 2017 में ऐसे गृह मंत्रालय ने एक पत्र लिखा था जिस पर संगठन को ये बताया था कि उग्रवादी संगठन है ये, पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। जी, इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय जी, ये जो कार्रवाई हुई है, इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए, ये कार्रवाई बहुत पहले से वांछित थी, जैसा कि सारे ही हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स और जो भी लोग जुड़े हुए हैं कह रहे हैं। और दरअसल पीएफआई जो है, पीएफआई तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी पिछले 2008 से जब पिछले 16 साल में डेवलप हुआ है। 16 साल का स्पैन बहुत लंबा होता है। 16 साल का स्पैन में अगर जैसा कि राज्य सरकारों में दंगे अलग अलग जगहों पे देखे गए बीच में, मतलब लखनऊ में भी योगी वन में जो है दंगा हुआ था, जहां तक आपको बताऊं, और यहाँ लखनऊ में पूरी तरह से कई सारे लोगों को उनमें मुकदमे दायर किए गए थे, उनकी संपत्तियों को सीज किया गया था। तो ये कार्रवाइयां हुई, लेकिन असल में इसकी जड़ में जो है, जब ये पाया गया कि पीएफआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो पीएफआई के अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई वो उसमें मुझे लगता है कि काफी समय लगा है, सरकारी तंत्र ने काफी लेट किया है इसको कलेक्ट करने में। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो लिंक जो पीएफआई के साथ जुड़ रहा है अभी, वो एक बहुत खतरनाक लिंक है। और इससे हमारे देश में जो दंगे हो सकते हैं या जहां की पीएफआई सक्रिय होगी, वहां पर ये विघटनकारी ताकतों के साथ जुड़ेगी और उनके साथ में
वहां पर एक ऐसी घटनाएं आपको आमतौर पर देखने को मिलेंगी कि दूसरे धर्मों के चीजों मतलब ऑर्गेनाइजेशंस पे हमले होंगे। जी सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार ये कार्रवाई जारी थी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के, इस पर अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एनआईए के द्वारा ये लगातार छापेमारी की जा रही थी और अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए अब पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। फिलहाल यूपी लाइव में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।